नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत राइस अकेडमी में। चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 1 अप्रैल 2022। सोर्सेज यही रहेगा, मेन जो सोर्स रहेगा ये आसाम ट्रिब्यून, बट हम लोग डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज भी फोकस करेंगे जिससे हम लोग मेन चीज को एक्सट्रैक्ट कर सके हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव में। और इस पूरे पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर कहाँ डाउनलोड नहीं हो रहा। अरे भैया, आप सबसे पहला जो ऊपर वाला लिंक रहेगा ना वही रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो एनीवेज, regarding admissions, if you at all want to take admissions in Bhadra's Academy regarding preparation for Assam Public Service Commission or Union Public Service Commission, then you can directly contact onto these number for admissions, right? एनीवेज, कल दोस्तों हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज पूछे थे, आज उसके आंसर्स यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सस्टेनेबल एक्वाकल्चर फॉर फूड एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव, दैट इज सफल इनिशिएटिव के बारे में दो स्टेटमेंट्स दी गई थी, राइट। जिसमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था क्योंकि एक स्किलिंग प्रोग्राम ही है जिसके तहत मार्जिनलाइज्ड और स्मॉल फिश फार्मर्स को बेसिकली स्किल प्रोविजन मिलेंगी, राइट। और दूसरा जो है ना, ये स्टेटमेंट गलत था क्योंकि यहाँ पे ओनली था, यहाँ पे आसाम एज वेल एज उड़ीसा दोनों स्टेट्स थे, राइट। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया इसलिए 1 वाज द करेक्ट आंसर। एनीवेज, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट नेत्र के रिलेटेड था, ये था ऑफ कोर्स इसका सही आंसर था पहला वाला, दैट इज क्लीनिंग स्पेस डेब्री, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला था 24 लोकसभा सीट्स है आसाम से, वो जो क्या 12 है एक्चुअली में, 24 नहीं है, राइट। और दूसरा वाला बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज करेक्ट पूछा गया था, इसलिए बी ऑप्शन वाज द करेक्ट, राइट। एनीवेज, चलिए आज का सबसे पहला जो आसाम ट्रिब्यून से हम लोगों ने लिया है वह है असम स्क्रिप्ट के रिलेटेड। ना प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में इसको आप यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट की गई थी रिगार्डिंग असम स्क्रिप्ट, राइट। और डिमांड किया जा रहा है एक सेपरेट कोड चार्ट असम स्क्रिप्ट के लिए। नाउ सवाल ये होता है दैट सेपरेट मतलब समझा नहीं, क्या अभी असम स्क्रिप्ट का सेपरेट कोड चार्ट नहीं है? नहीं, अभी जो असम का स्क्रिप्ट है ना दोस्तों, वो बंगाली स्क्रिप्ट है ना। बंगाली स्क्रिप्ट और असम स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम है, राइट। अब ये हाई लेवल मीटिंग इसलिए कंडक्ट की गई थी दैट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जिससे असम स्क्रिप्ट को अलग से देना है, इसीलिए असम स्क्रिप्ट के लिए डिमांड किया जा रहा है एक सेपरेट कोड चार्ट, है ना, जिससे असम का अपना कोड हो, दैट इज यूनिकोड, है ना। क्योंकि देखो हर एक जैसे अ आ क ख है ना, तो इसका अलग अलग कोड मतलब इंटरनेशनल स्क्रिप्ट में कोड दिया हुआ रहता है, ठीक है। वैसे ही असम की भी वो डिमांड की जा रही है, बट अगेन क्योंकि ये डिमांड की जा रही है इसलिए बहुत एक मेजर मुद्दा भी है ये, लेकिन ठीक है, ऐसा आपको पूछ लेगा दैट रिसेंटली डिमांड किया जा रहा है यूनिकोड, इसका सिग्निफिकेंस बताइए, है ना। अगर आप यूनिकोड का मतलब ही नहीं पता तो क्या आंसर लिखोगे भाई, है ना। तो इसीलिए मेक श्योर दैट हाँ आपको करके जाओ। एनीवेज, नेक्स्ट इज आर्म्स आफ्सपा के बारे में आया था, दैट इज आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है। नाउ क्यों ये न्यूज में है? क्योंकि आफ्सपा ने को जो है लिफ्ट कर दिया गया है फ्रॉम मेजॉरिटी पार्ट्स ऑफ नागालैंड, आसाम एंड मणिपुर। और न्यूज और भी 2-3 न्यूज थे जिसमें आसाम के सीएम, मणिपुर के सीएम जो है थैंक कर रहे हैं आपका जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट थैंक यू, आपने आफ्सपा को बहुत मेजर रीजन से हटा दिया गया। चलो वो सब न्यूज को मैंने कवर नहीं किया, ठीक है। एक ही तो चीज है ना यार, हमें मेन क्या जानना है आफ्सपा के बारे में, दैट इज आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958 है क्या? यह देखो एक ऐसा पावर है ना इसके तहत जिसके तहत एक मतलब जो आर्म फोर्सेस है ना उसको बहुत हद से ज्यादा पावर मिल जाता है, ठीक है। कोई भी डिस्टर्ब्ड एरिया में, ऐसा नहीं सब जगह में नहीं, बिहार बंगाल सब जगह में घुसा नहीं देता ना। देखो क्या होता है ना दैट कुछ ऐसे रीजन्स हैं हमारे देश के जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, राइट। उन रीजन्स में बेसिकली आफ्सपा के फोर्सेस को भेजा जाता है जिसके तहत मतलब उनको अनफिटर्ड पावर मिल जाता है दैट वो किसी को भी मार सकते हैं, जी हाँ, जान से मार सकते हैं अगर वो कानून को तोड़ रहा है तो। ऐसा नहीं दैट किसी को भी जान से मार दो, ना 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 ना, तभी मार सकता है जब वो कानून को तोड़ रहा है। और अगर वो ऐसा नहीं किया है ना, बिना मतलब का मार दिया, तब लेकिन दैट सिक्योरिटी पर्सन इज अकाउंटेबल इन द कोर्ट एज वेल, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट ने सन 2019 में ऐसा वर्डिक्ट दिया था, ठीक है। एनीवेज, बट एक्स्ट्रा पावर जो आर्म फोर्सेस को मिल जाता है वह है टू अरेस्ट या फिर कोई भी प्रीमाइसेस को सर्च कर सकता है बिना कोई वारंट का। अगर उन्हें संदेह होता है ना दैट हाँ यहाँ पे कुछ ओल झलोल है तो वहां पर वो बेसिकली कर सकते हैं। और उस समय अगर कोई उन्होंने अरेस्ट किया या फिर अगर बिना वारंट का कोई भी प्रीमाइसेस को सर्च किया, उसके खिलाफ उनके खिलाफ कोई लीगल सूट कैरी आउट नहीं किया जाता है, राइट।
एंड लॉ जो है सबसे पहले जो है 1958 में आया था, जिसके तहत नागा हिल्स में जो है ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंसर्जेंसीज थी, राइट, उसको कर्ब करने के लिए। उसके बाद तो खैर आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश अभी भी है बहुत जगह, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ दैट नागालैंड, असम और मणिपुर से बिल्कुल 100% हटा लिया गया है, 100% मैंने नहीं बोला, बट ये बोल रहा एक लार्ज पार्ट में जो कि जहां पर पहले आफ्सपा फोर्सेस थी अभी वो नहीं रहेगी, बट स्टिल देयर आर मेनी रीजन्स जहां पर अभी भी इन फोर्सेस को रखा गया है, ठीक है। डिस्टर्ब्ड एरियाज की अगर बात करें तो होती क्या है ना, बोला ना यहाँ पे आफ्सपा के फोर्सेस को डिस्टर्ब्ड एरिया में भेजा जाता है। तो डिस्टर्ब्ड एरिया होता क्या भाई, देखो 1972 को बेसिकली एक्ट को अमेंड किया गया था। कौन सा एक्ट को, ये वाला एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, राइट। और इसमें इसके अमेंडमेंट में लिखा गया दैट द पावर्स टू डिक्लेयर एनी एरिया एज डिस्टर्ब्ड वेर कन्फर्ड कॉन्करेंटली, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको डिस्टर्ब घोषित कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो उसको डिस्टर्ब घोषित कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट करे तो ऑफकोर्स स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को दैट प्लीज वहां पे आफ्सपा फोर्सेस को लाइए, जैसे मेघालय में हुआ था, राइट। बट करंटली अगर देख लीजिएगा यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो इशू करती है पीरियोडिक लेवल में दैट हाँ कौन कौन से डिस्टर्ब्ड एरिया है और वहां पे बेसिकली आफ्सपा फोर्सेस को भेजा जाता है। नोटिफिकेशन ऑफ मणिपुर एंड असम इज इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। त्रिपुरा में ये आफ्सपा रिवोक कर दिया गया था 2015 में। मेघालय में भी 2018 को बाद में फिर से ये रिवोक किया गया था, है ना। एंड जम्मू कश्मीर के पास लेकिन आफ्सपा तो वहां पर भी लागू है, बट क्योंकि वहां पर का कंडीशन थोड़ा ज़्यादा अलग है, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसीलिए वहां पर जो है ना उनके फोर्सेस का भी एक्सक्लूसिवली नाम भी दिया गया, दैट इज जम्मू कश्मीर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1990, राइट। उसमें कानून में थोड़े चेंजेस है, थोड़े सख्त कानून भी है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आसाम ट्रिब्यून से लिया गया दोस्तों, यह नेचुरल डिजास्टर इन आसाम के रिलेटेड बेसिकली न्यूज़ है, जहां पर बोला गया है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट से ऑफकोर्स आप इसको जोड़ सकते हैं। और इस आर्टिकल का मेन थीम यही था दैट ओवर द पास्ट 11 साल, लास्ट के 11 साल में अगर देख लीजिएगा 900 से भी ज्यादा लोग मरे हैं ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। मतलब समझिए आसाम एज अ होल रीजन कितना ज्यादा वल्नरेबल है नेचुरल डिजास्टर में। कभी भी अगर डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना आपके मेंस में या फिर प्रीलिम्स में भी आपको पूछा ही जा सकता है। ऐसा देखो ना, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट लास्ट 11 साल में अराउंड 900 लाइव्स हैज बीन टेकन बाय द नेचुरल डिजास्टर, वेरियस काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट फ्लड, राइट। तो क्योंकि यहां पर भी देखो क्लियरली लिखा हुआ है फ्लड एज वेल एज इरोजन भी जो है ना, दे आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ असम, जिसके कारण लास्ट 11 ईयर में अराउंड 900 पीपल की जान भी मृत्यु हुई है, ठीक है। 2017 के कुछ डेटा भी है, जैसे 2017 बोला जा रहा है लास्ट 11 साल में सबसे वर्स्ट जो ईयर था ना वो 2017 था। क्यों? क्योंकि 2017 में फ्लड के कारण अराउंड 160 लोगों की मृत्यु हुई है, राइट, है ना। और 2012 की अगर बात करें तो ये लेकिन थोड़ी कम थी, थोड़ी कम मतलब क्या 149, स्टिल देयर इज अ ह्यूज चंक, राइट। 2020 में अगर देख लीजिएगा फ्लड के कारण 122 लोगों की मृत्यु हुई है और 26 लोगों की मृत्यु इरोजन के कारण हुई है। 2021 को अगर देख लीजिएगा 8 लोग फ्लड से मरे हैं और 5 लोग इरोजन से, मतलब 2021 वाला डेटा रिस्पेक्टिवली कम है। ये बहुत सारे रीजन है, एक तो सरकार का तात्पर्यता, जब भी फ्लड आती है ना तो वहां से एविक्शंस कर लेते हैं लोगों को, राइट। तो ये सब कुछ स्टेप्स जरूर है। 2019 में कहा जाता है वर्स्ट इन द लास्ट 11 ईयर्स एज 73 लाख पीपल जो है ना असम को दे वर हिट बाय नेचुरल कैलेमिटी। मतलब यहाँ पे मरने का रेट नहीं दिया हुआ है, बट 2019 में बोला गया इतने लोग इंपैक्ट हुए थे कहीं ना कहीं। मतलब देखो इतना लोग इंपैक्ट, मतलब पता है सरकार के पास ये डेटा कैसे मिलता है? सरकार क्या करती है ना दैट कभी भी कहीं पे फ्लड आता है तो वहां पे मेक श्योर करती है दैट कुछ राशि देती है सरकार। जैसे सोच लो, हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे भी फ्लड, जैसे मैं जहाँ पर रहता हूँ ना वहां पर भी एक बार फ्लड आया था, ठीक है। तो वहां हम लोग के घर में 6,000 रुपए मिला था एक अकाउंट में, कोई एक घर के एक अकाउंट में 6,000 रुपए सरकार डालती है, ठीक है। तो आप खुद सोचो अगर एक घर में ऑन एन एवरेज अगर मान ले 4 मेंबर्स भी होते हैं, राइट, उसके हिसाब से अराउंड 4 मेंबर्स के हिसाब से जो ना 73 लाख, मतलब समझो अराउंड इन्होंने तभी भी 20 से 22 लाख लोगों को तो इन्होंने मिनिमम अराउंड 20 लाख लोगों के खातों पे इन्होंने पैसे भेजे होंगे, ठीक है। उसी से अनुमान लग जाता है दैट हाँ कितना लोगों इम्पैक्ट हुए हैं, समझ लो बात। और सोचो 20 लाख लोगों के इसमें 6,000 रुपए,
है ना। तो आप कैलकुलेट करके देख लो कितना ज़्यादा होता है ना। बहुत जगह ऐसा भी होता है ना, अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा हार्श होता है तो उनमें उसके केस में जो है थोड़े ज़्यादा पैसे भी सरकार के द्वारा मुहैया करवाया जाता है, ठीक है। ये आप चीज़ें ध्यान में रखना। एनीवेज, रीजंस क्या है बेसिकली बताइए तो, दैट क्यों फ्लड आता है, ठीक है। हम लोग तो पढ़ते हैं दैट हाँ हर साल फ्लड आता है, हर साल इरोजन्स होते हैं जिसके कारण लैंडस्लाइड्स होती है, लोगों की मृत्यु होती है। बट ऐसा होता क्यों है बताए, क्योंकि एवरेज रेनफॉल अगर देख लीजिएगा ना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है भैया आसाम में। इनफैक्ट असम के प्लेन रीजन में देख लीजिएगा तो 1750 मिलीमीटर रेनफॉल्स। आप खुद सोचिए, वहीं पर राजस्थान और सेमी एरिड रीजन्स में मुश्किल से अगर देख लीजिएगा आपका जाके 25 से 75 मिलीमीटर होता है, राइट। मतलब इंटू 10 कर दीजिए तो, सॉरी हाँ 25 से 75 मिलीमीटर नहीं, वो सेंटीमीटर है ना, इंटू 10 कर दीजिएगा तो मिलीमीटर हो जाएगा। दैट इज 750 मिलीमीटर तक ही वहां पर रेनफॉल होता है सेमी एरिड रीजन्स में, राइट। वहीं पर यहाँ पर प्लेन्स में जो है ना, देखो प्लेन्स का अलग है आसाम का, और आसाम के हिल्स में अलग है रेनफॉल का स्टैटिस्टिक्स। प्लेन्स में एवरेज अगर स्टैटिस्टिक्स देखोगे 1750 मिलीमीटर है, राइट। बट वहीं पे हिल्स में देख लोगे ये 6400 मिलीमीटर, विच इज ह्यूज भाई, ह्यूज ना। सवाल होता है हिल्स में ऐसा क्यों होता है, देखो सोचो ये हिल्स है, राइट। अब क्या होता है ना दैट यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे जो आप साउथ वेस्ट मानसून जो घुसती है ना दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पहाड़ है जिसके कारण फनलिंग इफेक्ट होता है। फनलिंग इफेक्ट मतलब सोचो यहाँ से दो पहाड़ है, ठीक है, दो पहाड़ों के बीच से अगर हवा जाए ना तो ये फनल के रूप से चला जाता है, राइट। मतलब फनल मतलब समझे, ये वाला जैसे आपने कभी पेट्रोल डाला है तो ये क्या होता है, इसको कहता है फनल, ये वाला डिवाइस को, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना दैट यहां से अगर आप पेट्रोल डालोगे तो ये पेट्रोल यहां से तो आपको धीरे धीरे गिरता हुआ दिखेगा, बट यहां से सटासट बहुत जल्दी से गिरता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे स्पीड ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन जो होती है ना वो छोटी हो जाती है। अब इसके भीतर का इंजीनियरिंग में नहीं बतलाने वाला हूं, आप लोग जो इंजीनियर्स हो वो लोग तो समझ गए होंगे, और जो इंजीनियर्स नहीं भी हो उनके लिए उतना ज्यादा टेक्निकल चीजों में घुसने की नहीं बात है। बट हाँ याद रखो दैट इस टाइप की कुछ ना कुछ फनलिंग इफेक्ट यहाँ पे भी होती है, जिसके कारण जो है विंड का स्पीड जो है ना बहुत ही ज्यादा भाग जाता है। अब खुद सोचो, मैं यहाँ पे आपको ये वाला रीसीजन दिखा रहा हूँ जहां से विंड बहुत ज्यादा तेजी से निकल रहा है। अब सोचो विंड का तेजी से निकल के ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब ऑलरेडी विंड के पास इतना ज्यादा स्पीड है, ऊपर से इस पहाड़ के कारण जो है ओरोग्राफिक इंपैक्ट भी देखने को मिलता है, जिसके कारण विंड जो है ना एक मतलब अब मॉइस्चर लैडन विंड होता है भाई, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आता है ये विंड, ठीक है। और ये एक पॉइंट ऑफ जाके ऊपर में जाके सैचुरेट हो जाती है, जिसके कारण जो है हिल्स रीजन में बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ हिल्स रीजन में जो है ना 6400 मिलीमीटर के आजू बाजू बारिश होती है, ठीक है। इनफैक्ट ब्रह्मपुत्र अगर देख लीजिएगा इतना बड़ा कैचमेंट एरिया भाई, ये पूरा कैचमेंट एरिया जो है ना, देखो ये मेन ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। अब इसका कैचमेंट एरिया मतलब समझ रहे हो, जितना ट्रिब्यूटरीज जो है ना वो पूरा जो एरिया को कवर करती है, दैट इज कॉल्ड द कैचमेंट एरिया। समझ रहे हो बात? तो देखो ब्रह्मपुत्र का कैचमेंट एरिया कितना ज्यादा बड़ा है, अराउंड इतना किलोमीटर, ठीक है। तो अगेन ये जो ओवरऑल जो बारिश होती है ना, ये कैचमेंट एरिया के डिफरेंट रिवर्स में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। इनफैक्ट अगर ये कैचमेंट एरिया भी देख लीजिएगा ना, अराउंड कहा जा रहा है 64 ट्रिब्यूटरीज जो है यह नॉर्थ में, मतलब ब्रह्मपुत्र, देखो ब्रह्मपुत्र नॉर्थ से जो है ना, ये ट्रिब्यूटरीज का जो संख्या देख रहे हो कितने सारे ट्रिब्यूटरीज है, वो 64 ट्रिब्यूटरीज नॉर्थ से ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करता है, और नीचे से जो ज्वाइन करता है ना अराउंड 38। चलिए इसको मैं थोड़ा बड़ा मैप में दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो कितने सारे देख रहे हो, संकोश है ना, तरांग, मानस, ये देखो कितने छोटे छोटे रिवर्स, ये तो गिना भी नहीं जा रहा, दिख भी नहीं रहा है ना। इतने सारे जो है ना नॉर्थ से बेसिकली 64 है, नीचे से 38 बेसिकली ज्वाइन करते हैं ना। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए, राइट। ऐसा अगर पूछ ले दैट ब्रह्मपुत्र चलो ज्वाइन करती है तो ब्रह्मपुत्र का राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कितने सारे हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कितने सारे हैं, इतने बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। देखो अगर टफ बनाना होगा ना एपीएससी को आपका क्वेश्चन, तो ऐसे ही टफ बनाएंगे। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ एक काम करता हूँ ना दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो दैट क्या आपको ऐसा एमसीक्यू का कंपाइलेशन चाहिए जहां पे सिर्फ और सिर्फ आसाम स्पेसिफिक न्यूज ही हो, राइट। और ध्यान दीजिएगा अगर आपको चाहिए तो नीचे एक तैयार हो जाइएगा, मैं लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन सेट करने वाला हूं उसमें, ठीक है। बट एनीवेज अगर आपको चाहिए तो बोलो, मैं काम कर सकता हूं दैट आप लोगों के लिए वीकेंड्स में वो सेशन ऑर्गेनाइज कर लूंगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ आसाम का एमसीक्यू हर एक हफ्ते में, ठीक है। सो इस टाइप का अगर आपको चाहिए बोल दीजिएगा। एनीवेज दिस वाज, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट इज वरुण एक्सरसाइज। वरुण एक्सरसाइज की अगर बात करें दोस्तों, इंडिया और फ्रांस जो है, इट बिगिन मेगा नेवल वॉर गेम इन अरेबियन सी। ये क्या है? वरुण एक्सरसाइज, ठीक है। अब वरुण एक्सरसाइज क्या है? इंडिया फ्रांस के बीच में नवल एक्सरसाइज, याद रहेगा। देखो वरुण मतलब वैसे लेकिन हवा होता है, राइट। तो बट स्टिल ये नवल एक्सरसाइज को वरुण कहते हैं, है ना, मतलब इंडिया फ्रांस के बीच वाला। बट
इंडिया के फ्रांस के बीच में तो एयर एक्सरसाइज भी होता है, आर्मी एक्सरसाइज भी होता है। उनको क्या कहते हैं? आर्मी एक्सरसाइज जो इंडिया फ्रांस के बीच में होता है उसको शक्ति एक्सरसाइज कहते हैं। वैसे ही एयर एक्सरसाइज जो होता है ना उसको डेजर्ट नाइट 21 और गरुड़ एक्सरसाइज जो है हम लोग ये दोनों फ्रांस के साथ करते हैं। याद आ जाएगा, वरुण याद रहेगा फ्रांस के साथ, बट वरुण मतलब आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा दैट वो हवा होता है, बट नहीं, मतलब इस केस में जो है वरुण एक्सरसाइज जो है वो नवल एक्सरसाइज है, ठीक है, फ्रांस के साथ। और आर्मी एक्सरसाइज इज शक्ति एंड गरुड़ इज एयर एक्सरसाइज। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इरावदी डॉल्फिन के बारे में न्यूज था। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है चिली का जो लेक है ना वहां पे इरावदी डॉल्फिन की जो नंबर्स है वो नीचे गिर गई है, राइट। अब देखो इसके बारे में अगर थोड़ा पढ़ ले, इरावदी डॉल्फिन जो है ये हमें ऑफ कोर्स देखो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये देख रहे हो, ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे जो ये ब्लू ब्लू कलर का रीजन्स है ना, यहाँ पे सारे रीजन्स में मतलब पूरा साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ है ना। बांग्लादेश में भी देखो बहुत एक मेजर चंक ऑफ इरावदी डॉल्फिन्स आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया में यहाँ तक उड़ीसा के तट तक हमें क्लियरली दिख रहा है, राइट। तो देखो वही चीज बोला गया, इरावदी डॉल्फिन्स जो है दे आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। मेनली ये लोग 3 रिवर्स में है, एक है इरावदी म्यांमार मेनली। अब इसका मतलब ये नहीं दूसरे रिवर्स में नहीं है, बिल्कुल है ना। इंडोनेशिया बोर्नियो का महाकाम रिवर है और चाइना का मेकोंग रिवर है ना। तो ये रिवर्स में बेसिकली ये हम लोग बेसिकली मेजरली दिखता है। आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट में अगर देख लीजिएगा तो ये इंडेंजर्ड है, राइट। एंड टोटल पॉपुलेशन अगर देख लीजिएगा एक्वाटिक एनिमल्स इन द वर्ल्ड वाइड इसका तो वो है 7,500, जहां पर मोर देन 6,000 इरावदी डॉल्फिन्स जो है ये बांग्लादेश में ही आपको मिल जाता है, ठीक है। एंड डॉल्फिन डिस्ट्रीब्यूशन अगर देख लीजिएगा चिलिका में है ना, चिलिका में इंडिया में बहुत ज्यादा है एंड इट इज द हाईएस्ट सिंगल लगून पॉपुलेशन इंडिया में, ऐसा बोला जाता है, राइट। चिलिका लेक की अगर बात करें, अगर ये सब डिस्कस कर ही रहे हो तो एशिया का लार्जेस्ट और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लगून है। एशिया का लार्जेस्ट, ध्यान देना, है ना। अच्छा, इट लाइज इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स उड़ीसा ईस्टर्न रीजन्स में ही है यार। इट इज द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, बहुत ही ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ना इन एंड अराउंड चिलिका का लेक में आपको देखने को मिलेगा। 1981 में इंडिया इसको पहला इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ रामसर कन्वेंशन में इंक्लूड किया गया था, और यही चिलिका लेक ही सबसे पहला ऐसा लेक था जिसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी इंक्लूड किया गया था। बट बाद में इन कंडीशंस को प्रॉपर किया गया, उसके बाद मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से चिलिका लेक को बाहर में निकाल दिया गया, ठीक है। द मेजर अट्रैक्शन अगर देख लीजिएगा चिलिका लेक का वो यही है, इरावदी डॉल्फिन। मतलब अभी आप कभी भी अगर चिलिका लेक में जाइएगा ना, वहाँ पे बोटिंग करने के लिए भी लोग जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बोटिंग वाला बोलेगा चलिए आपको डॉल्फिन दिखाऊंगा, तो आप समझ जाइएगा दैट ये कौन डॉल्फिन की बात कर रहा है, वो इरावदी डॉल्फिन की ही बात कर रहा है, राइट। और चिलिका लेक में ही एक टेम्पल भी है जिसको कहता है कालीजाय टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक आइलैंड में नलमाना बर्ड सेंचुरी भी है। ये सब कुछ फैक्ट्स है, क्योंकि बाई चांस इस टाइप के क्वेश्चंस अगर यूपीएससी अगर घुमा दे तो यू नेवर नो, हम लोग को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। हमारा यही काम है भद्रास एकेडमी में, दैट आपको कहीं पर भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग, है ना। सब तरीके से लेकर जाएंगे जिससे आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन करवा सके, राइट। और इसी होलिस्टिक प्रिपरेशन के साथ अगर आप भी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, कभी भी आप एडमिशंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स को, आपको फुल असिस्टेंस मिलेगा जरूर, ठीक है। चलिए अभी फास्टर इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। फास्टर एक एब्रिविएटिव वर्ड है जिसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया गया है बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है? एनवी रमन्ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हिंदू से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किया गया है, राइट। एंड ये काम किया करेगा ये फास्टर। देखो अभी तक क्या होता था ना, दैट कोई भी अगर दलील को भेजना था एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, ठीक है। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये आप देखो प्राइवेसी का भी इशू है ना, ऐसे तो नहीं है फेसबुक में या फिर ट्विटर में तो नहीं भेज देंगे ना, या फिर मेल में नहीं भेजा जा सकता क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज है ना। इसीलिए एक अलग सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसी को कहा जाता है फास्टर प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया है बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। द प्लेटफॉर्म वुड बी यूज्ड बाय द कोर्ट्स ऑफिशियल्स। कोर्ट ऑफिशियल के द्वारा ये प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा, जिससे वो इंस्टेंटली ई कॉपीज ऑफ कोई भी ऑर्डर्स अगर उन्हें भेजना हो तो वो सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू भेजा जा सकता है। इससे क्या होगा दैट क्विकली तो वो डॉक्यूमेंट चला ही जाएगा, बट साथ ही साथ एफर्टलेस तरीके से क्या होगा ना, दैट एक दूसरे मतलब 2-3 ऑर्गेनाइजेशन जो भी इससे कनेक्टेड है उनको ये इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और ऑफकोर्स अब यार अगर ये सब चीज़ें जल्दी होगी तो आप खुद सोच लीजिएगा ना, जस्टिस भी तो फास्ट ट्रैक होगी ना, कॉमन सा बात है। नेक्स्ट दोस्तों, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आप इसको जोड़ सकते हैं। बेसिकली डाउन टू अर्थ से ये न्यूज़ एक्सट्रैक्ट किया गया है राइट मॉन्स के बारे में,
राइट ना। प्लूटो में एक वोल्केनिक माउंटेन दिखा है, ये देख ले, ये देखिए प्लूटो का सरफेस है ये, ठीक है, राइट मॉन्स। ये ऐसा वोल्केनिक माउंटेन यहाँ पर दिखा है जो क्या उस रीजन के समतल जमीन से अराउंड 4 से 5 किलोमीटर ऊपर है ना। सवाल होता है यार यहाँ पे इतना दूर एक आइस, इतना दूर है सन से, यहाँ पर वोल्केनिक माउंटेन कैसे दिख गया भाई, है ना। देखो अब यहाँ पे बोला जा रहा है दैट अराउंड मैक्सिमम बिलियन ईयर अगो ही हुआ होगा जब आइसी लावा इस रीजन में फ्लो हुए होंगे, राइट। और जिसके कारण इस टाइप के हमें माउंटेन्स देखा गया और इसीलिए इस माउंटेन का नाम रख दिया गया है राइट मॉन्स। ध्यान दीजिएगा किसके ऊपर, राइट ब्रदर्स के ऊपर ये उनको डेडिकेट किया गया है, ठीक है। क्या रखा गया है, राइट मॉन्स, ध्यान रहेगा, होना ही चाहिए यार, बिल्कुल, है ना। और हाँ, ये किस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ये चीजें ऑब्जर्व की गई है, वो है नासा का न्यू हॉराइजन्स, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट अगर देख ले कुछ कुछ प्लूटो के बारे में, ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लैनेट के कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि प्लूटो जो है उस समय प्लैनेट के जो डेफिनेशन जो इन्होंने सेट किया था ना, उसको फुलफिल नहीं कर रही थी। अगर अर्थ से देख लीजिएगा ये 40 टाइम्स फार है और ये जिस रीजन में रहता है उस रीजन को कुइपर बेल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। प्लूटो के पास एक थिन एटमॉस्फेयर है, किसका, नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। और इसीलिए इसके एटमॉस्फेयर में जो है ना एक ब्लू टिंट आपको मिलेगा, एक अलग ही हेज मिलेगा ब्लू टिंट का। देखो वही चीज तो हम लोगों ने देखा था, देखो ये ब्लू टिंट कहां से दिख रहा है, ये ब्लू कलर कहां से दिख रहा है बताओ तो, इसी के कारण, है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रेजेंट है ना, उसी के कारण ये देख रहे हो ब्लू टिंट, देख रहे हो, क्लियर सा बात दिख रहा है ना, यही चीज है। नेक्स्ट दोस्तों, डाउन टू अर्थ से बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एक्सट्रैक्शन लिया गया, दैट इज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट ऑफ 2022 रिलीज किया गया, किसके द्वारा, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ये कौन सा एजेंसी है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है जिसको 2009 में ऑफिशियली फाउंड किया गया था इन बॉन, कहां पर, जर्मनी में, ठीक है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर, ध्यान दीजिएगा, ये यूएई अबू धाबी में है, ठीक है। नाउ ये वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2020 जो रिलीज किया गया है, यह कहां पे रिलीज किया गया दोस्तों, यह बर्लिन एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग में रिलीज किया गया। अब सवाल होता है ये बर्लिन एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग क्या है भैया। देखो ये इंटरनेशनल फोरम में एक लीडिंग डायलॉग, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वेरियस स्टेक होल्डर्स मतलब क्या, वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स जो है एक साथ आती है और एनर्जी सेक्टर के रिलेटेड बातचीतें करती है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला गया, इसमें बेसिकली इस रिपोर्ट में आउटलाइन किया गया प्रायोरिटी एक्शन एरियाज टिल 2030, अगर हमें हमारे प्लैनेट को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल कार्बन एमिशंस को अगर रोकना है तो, ठीक है। उसके लिए बहुत चीजें यहां पर बोली गई हैं, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहां पे क्लियरली इस रिपोर्ट में बोला गया है, देखो भैया ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में जो है ना एक शिफ्ट हमें दिख रहा है, और वह शिफ्ट दिख रहा है हमें फॉसिल फ्यूल बेस्ड सिस्टम से रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड फ्यूल सिस्टम में। मतलब अभी जो दुनिया जो है ना ट्रांजिशन कर रही है टू रिन्यूएबल सोर्सेज। और भी कुछ का प्रेजेंट स्टेटस अगर एनर्जी यूटिलाइजेशन का दुनिया भर में देख लीजिएगा, और कुछ कुछ प्रोजेक्शंस भी किए गए थे दैट दुनिया भर में कैसे एनर्जी मतलब चेंज होगा, ट्रांजिशन होगा, राइट। क्योंकि इस रिपोर्ट में मेनली एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर ही बात किया गया मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे बोला गया है देखो ग्लोबल एनुअल एडिशंस जो हो रहा है रिन्यूएबल पावर का, राइट, कहा जा रहा है 2030 तक ये ट्रिपल हो जाएगा, राइट। अभी जितना यूज किया जा रहा है ना रिन्यूएबल, वो ट्रिपल हो जाने वाला आने वाले समय में। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो कि बहुत ज्यादा निकाला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है दैट हमें मेक श्योर करना पड़ेगा दैट ये जो कार्बन इतना ज्यादा निकल रहा है ना, उसको डीकार्बनाइज, मतलब कम से कम कोशिश करना पड़ेगा दैट एकदम कम से कम हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करें, और मेक श्योर करना पड़ेगा दैट ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे रिन्यूएबल्स, इसको इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जो है हमें मेजरली इसका यूटिलाइजेशन करने के लिए बात बोली जा रही है। अब ऐसा नहीं दैट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप रिन्यूएबल से उगाओगे तो ठीक है, कैसे भी उगा लो ना। अगर आप मेक श्योर कर रहे हो दैट इलेक्ट्रिसिटी जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज, तब आपको मेक श्योर करना पड़ेगा दैट वो एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन हो। ऐसा नहीं दैट हाँ पूरा दिन भर एक बहुत बड़ा सोलर पैनल से हम लोगों ने एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया और रात में सिर्फ 1 घंटे का लाइट उसने दिया, उसके बाद टाई फुस। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा ये इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो एफिशिएंटली हो। और इसके की ड्राइवर्स क्या है ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन,
वो बोला जा रहा है ऑफ कोर्स अगेन रिन्यूएबल और हाइड्रोजन और सस्टेनेबल बायोमास को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। मोर ओवर इस रिपोर्ट में यह भी बोला गया that देखो अभी के समय में ऐसा दुनिया भर में जो अनसर्टेनिटी देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से फॉसिल फ्यूल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी का खतरा दुनिया भर में मंडरा रहा है। और पता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जो है ना जैसे यूएसए यूरोप उन कंट्रीज को तो कोई टेंशन नहीं हो रहा है, उनके पास तो बहुत ज़्यादा अमीर है वो लोग। हम लोग को द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को प्रॉब्लम हो जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं एक देयर इज प्रेसिंग नीड दैट हमें फास्टर मूव करना पड़ेगा टू क्लीन एनर्जी सिस्टम और हमें त्यागना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल यूटिलाइजेशंस को। और इस एक ग्राफ भी दिया गया था जहां पर 2018-2030 का बारे में बोला गया। 2018 में देख लीजिएगा एमिशंस अगर कार्बन डाइऑक्साइड का देख लीजिएगा वो कितना ज़्यादा है, और ये कहा जा रहा है 2030 में इसका एमिशंस जो है हम लोग इतना हद तक रोक सकते हैं, इतना हद तक घटा देंगे, राइट। तो सवाल होता है ये फुलफिल किसके द्वारा किया जाएगा? यह जो है ना फुलफिल किया जाएगा थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा, ठीक है, समझ रहे हो बात। चलो अब कुछ कुछ रिकमेंडेशंस भी इस आर्टिकल में दिए गए थे। जैसे बोला गया था देखो भाई हमें जो है ना शॉर्ट टर्म भी सोचना पड़ेगा और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए तो कोशिश कीजिए आप कैसे भी चीज़ें, चलो जो भी चीज़ें हो रही है, बट हमें फोकस कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में करना पड़ेगा। बट लॉन्ग टर्म के लिए जो हमें डिपेंडेंसी हमारा है ना फॉसिल फ्यूल के ऊपर, कोशिश करनी पड़ेगी दैट लॉन्ग टर्म में फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी कैसे घटे, है ना। इसके रिलेटेड जो है डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स है उसको एक साथ आने पड़ेंगी और कहीं ना कहीं पॉलिसीज बनानी ही पड़ेंगी। देयर इज और कोई चारा ही नहीं है भाई मेरे, ठीक है। नेक्स्ट इज बोला गया रिन्यूएबल जो यूटिलाइजेशन है एनर्जी का, ठीक है, वो 2030 तक जो है 40% बढ़ जाने वाला है, जो कि अभी 14% है मात्र। अराउंड बोला गया था ना, मैंने आगे ही में बोला था ना अराउंड 3 गुना बढ़ जाएगा, वही चीज़ तो यहाँ पे दिया हुआ है। इनफैक्ट अगर ट्रेंड भी अगर आप देख लीजिएगा 2011 से 2017 तक का ट्रेंड देख लीजिए, देखिए ये बढ़ ही रहा है ना। और अभी तो खैर इसके बारे में और भी बोल रहा है, तो कहा जा रहा है ये एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है, ठीक है। कहा जा रहा है लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर्स जो दुनिया भर में है और कार्बन एमिटर्स जो दुनिया भर में, जिसमें इंडिया भी आता है, राइट। बट देखिए हमारा क्या है ना दैट एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हम लोग कार्बन एमिट बहुत ज्यादा करते हैं, बट अगर पर कैपिटा इनकम कार्बन एमिशन देख लीजिएगा इंडिया का बहुत पीछे हम लोग, जर्मनी फ्रांस बहुत पीछे उनसे भी हम लोग, ठीक है। बट यहां पे बोला गया दैट देखो ये सब बोलना नहीं, ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। जो भी दुनिया भर में लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर या फिर कार्बन एमिटर्स है उनको एक साथ आना ही पड़ेगा और दे शुड मेक श्योर दैट एम्बिशियस प्लान सेटअप करने पड़ेंगे और इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा करे जिससे क्या 2030 तक जो हमारा मोटिव है ना दैट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कैसे भी टेम्परेचर को रोक सके वो बिल्कुल रुक जाए, क्योंकि अगर ये नहीं रुका तो बहुत ज़्यादा तांडव आ सकता है, राइट, बवंडर आ सकता है, बवंडर। एनीवेज नेक्स्ट रिकमेंडेशन दिया गया दैट 1.5 डिग्री सिनेरियो को अपहोल्ड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को थॉरोली डीकार्बोनाइज करना पड़ेगा। डीकार्बोनाइज मतलब एकदम जीरो इलेक्ट्रिसिटी से जो कार्बन एमिशंस जो अभी हो रहा है ना वो अभी फॉसिल फ्यूल्स के हम लोग इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यहां पर बोल रहा है दैट डीकार्बोनाइज मतलब बिल्कुल खत्म कर देना पड़ेगा। एटलीस्ट इसमें तो कीजिए। अब मैं मान रहा हूँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम लोग का ये नहीं हो सकता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है ना मतलब ट्रांसमिशन एनर्जी, इसमें हम लोग को करना पड़ेगा, है ना। और देखो यहाँ पे क्लियरली दिया भी हुआ है दैट अगर हमें 1.5 डिग्री तक ये घटाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी मार खाएगी, राइट, विच इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग नेशंस। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। स्टेट ऑफ इंडिया का अगर एनर्जी यूटिलाइजेशन देख लीजिएगा देन 2070 तक हम लोगों ने बोला है, कमिटमेंट किया है COP26 में दैट वी विल बिकम कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल मतलब जितना कार्बन एमिट करेंगे हम लोग उतना ही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कर लेंगे, राइट। और साथ ही साथ अगर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक देख लीजिएगा काफ़ी ज़्यादा पुअर है, विच इंडिया नीड्स टू मॉडिफाई और काफ़ी ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा इंडिया को। इनफैक्ट यह एक मैप भी दिया हो गया जहाँ पर एनर्जी मैप ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखो, आप इसको पॉज करो, राइट। आपको अगर विंड सेक्टर देखना है दैट विंड एनर्जी कहाँ मैक्सिमम प्रोड्यूस किया जाता है तो आप क्लियरली देख सकते हो दैट विंड सेक्टर कहाँ पे मैक्सिमम प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। अब वैसे ही अगर आपको सोलर एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है तो आप वही देखो सेमी एरिड रीजन्स में, ओवरऑल ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे आप सब ट्रॉपिकल रीजन में ऊपर में चले जाओगे यहाँ पे जो सोलर एनर्जी एक्सट्रैक्शन है वो बहुत घट जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको जो भी देखना है आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप
क्योंकि इसको अगर एक्सप्लेन करने बैठा ना बहुत दिन 2 घंटा लग जाएगा, ट्रस्ट मी। अब देखो ना, छोटा छोटा माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स है, इसीलिए यहाँ पर जैसे एक छोटा सा डिटेल जो है जो शायद आपको नहीं दिखेगा वो मैं अभी बता देता हूँ, बाकी तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। ऑयल एंड गैस वेल, ये अगर इंडिया में देखोगे कहाँ का है, आप देखो ये बेसिन रीजन्स देख लो, ठीक है, पूरा भरा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो पूरा भरा हुआ है ऑलमोस्ट, है ना, ये देखो पूरा, है ना, पूरा ऑयल से भरा ये सब, है ना। उसके बाद ये देखो गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी रीजन वाला बेल्ट, ठीक है, यहाँ पर भी देखो पूरा एकदम भरा हुआ है ना। तो ये सब रीजन्स में जो ऑयल एंड गैस वेल्स जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सब खैर कॉमन सेंस भी आपने जीएस में पहले भी पढ़ा होगा, बट स्टिल आई हैव गिवन यू। और साथ ही साथ दोस्तों और भी कुछ कुछ न्यूज़ थे जो कि छोटा छोटा न्यूज़ था, सच उतना बड़ा न्यूज़ तो नहीं है जिससे कि मैं आपको बड़ा तरीके से प्रेजेंट करूं, बट स्टिल जैसे पार्वो वायरस के बारे में था, कहा गया है 180 डॉग्स जो है दे हैव डाइड ड्यू टू दिस पार्वो वायरस। देखो मैं इसको इसलिए दिया हूँ ना क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चंस में मैंने देखा है एक यू नो ईगल्स कैसे मरती हैं, राइट, जैसे डाइक्लोफिनेक को कंज्यूम करने के कारण जो है बहुत समय ईगल्स या फिर बहुत रैप्टर स्पीशीज की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही यू नेवर नो, कल को अगर ये पार्वो वायरस के बारे में ही पूछ लिया तो अब क्या बोलोगे, ये ऐसे पूछ लिया दैट पार्वो वायरस बताओ दैट कौन से जानवर को इम्पैक्ट करता है, तो ऑफकोर्स दैट विल बी डॉग्स, राइट। नेक्स्ट इज इथेनॉल बिल्डिंग 20% बाई 2025, ये तो खैर आपको पता है दैट ये हमारा एम है, राइट, बट आर्टिकल में दिया हुआ था दैट हाँ वैसे पॉलिसीज नहीं बन रही है जिससे हम लोग इथेनॉल आउटपुट को ज़्यादा बढ़ा सके, राइट। इनफैक्ट इसके देखो इथेनॉल आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सेटअप करने पड़ेंगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए बैंक के पास जाते हैं, जब भी लोन मांगने जाती है ना इथेनॉल प्लांट को सेटअप करने के लिए, तो बैंक देती ही नहीं है, समझ रहे हो बात, क्योंकि बैंक को भी देखो अपना एनपीएस देखना पड़ता है, ठीक है, तो देखो अब दोनों ही एंगल में देखना पड़ेगा आपको, बट स्टिल क्योंकि ये न्यूज इन ट्रांजिशन है तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई इसको एज अ छोटा आपको दिखाए, मतलब एज सच मेजर न्यूज नहीं है ये, है ना, बट हाँ ये सब ऑब्जेक्टिव जो है ये सब आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कोर सेक्टर आउटपुट, ये राइजेस बाय 5.8%। ना कोर सेक्टर है क्या, उसमें आती है रिफाइनरी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये, और ध्यान दीजिएगा कोर सेक्टर जो है ये कंप्राइज ओवरऑल करते हैं अगर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का देख लीजिएगा उसमें जितने भी वेटेज है ना उसमें अराउंड 40.27% तो इन कोर सेक्टर्स के द्वारा ही कंट्रीब्यूट किया जाता है, इसलिए इसको कोर सेक्टर्स माना जाता है, ठीक है। और इसका मैक्सिमम किसका वेट है, वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, मिनिमम किसका है बताइए, तो वो है फर्टिलाइजर का, ये दो ही याद रखिए, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। सो चलो अब आ जाते हैं, जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया इसके बीच में कुछ कुछ एमसीक्यूज पहले डिस्कस करते हैं, और ध्यान दीजिएगा इन एमसीक्यूज का मैं आंसर अभी आपको नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं दैट आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, कल मैं इसके आंसर्स आपको प्रॉपर्ली दूंगा, ठीक है, देखता हूं दैट आपने कितना पढ़ा है, अपनी अभी तक जितना पढ़ा है उतना उसमें कितना ग्रास्प किया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इरावदी डॉल्फिन, राइट, दो स्टेटमेंट दिए हुए, आपको बताना है दैट कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एज पर IUCN रेड लिस्ट एंड दे आर फाउंड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ गुजरात, आपको बताना 1 ओनली 2 ओनली बोथ नन, इसमें कौन सा सही है। दूसरा है रिसेंट फास्टर इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड, इट इज रिलेटेड टू इनिशिएटिव टू लॉन्च हाई स्पीड ट्रेन्स एंड ब्रॉड गेज लाइन्स अलॉन्ग द मेजर रूट्स, स्पीडिंग अप डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, क्विक economic extraction from ocean bodies, digital platform used by courts for speeding their processes। चलो ये 4 ऑप्शंस है, आपको बतलाने पड़ेंगे कौन सा सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 8 कोर इंडस्ट्रीज, है ना, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट कंप्राइजेस 40.27% ऑफ वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर होल्ड्स द हाईएस्ट वेट, आपको बताना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1 2 बोथ या फिर नन, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द एमसीक्यूज। अब आ जाते हैं दोस्तों मेन क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ। आज देखो अब आपको पता है दैट नेपाल इंडिया के रिलेशंस के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज है, तो उसको मैंने अलग से डिस्कस नहीं किया, बट मैंने सोचा चलो भाई विद द हेल्प ऑफ अ मेंस क्वेश्चन ही उसको प्रॉपर्ली डिस्कस कर लूं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया रिसेंटली जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जो कि इंडिया नेबरहुड में हमें देखने को मिल रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देख लीजिएगा
बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडिया नेपाल के रिलेशंस को लेकर, राइट। इसी स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, है ना। तो क्रिटिकली एनालाइज मतलब क्या, आपको तो पहले इंडिया नेपाल का रिलेशन दिखलाना पड़ेगा, राइट, उसका सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा दैट इंडिया नेपाल का रिलेशन क्या क्या है। आप उसके बाद आप सीधा आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना दैट डेवलपमेंट्स जो हो रही है दुनिया भर में, जो आई मीन इंडिया के नेबरहुड के रिलेशंस में, तो आप ये बोल सकते हैं दैट हाँ देखो हमारा रिलेशन जो है पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं है, चाइना के साथ उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें मेक श्योर करना पड़ेगा डिफरेंट जो और भी छोटे मोटे नेबर्स है इनके साथ अच्छा हमें टर्म्स बनाए, राइट। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉलिटिकल फ्रंट में क्या हमें एक्शन लेना चाहिए, इकोनॉमिक फ्रंट में क्या एक्शन लेना चाहिए, राइट, सोशल फ्रंट में क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सब लिख सकते हो। फर्दर आप ये लिख सकते हो दैट हाँ क्या क्या रोड ब्लॉक्स है, राइट, उनके बारे में बात कर सकते हो। जैसे आपको पता है रिसेंटली नेपाल कुछ कुछ टेरिटरीज क्लेम कर रही है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, रोड ब्लॉक्स ही ना हुआ जी, कि चाइना फंड कर रही है ये सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुआ, है ना। उसके बाद चाइना कहीं ना कहीं नेपाल को इंक्लूड करना चाहती है अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। अब देखो वो उससे इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है ना दैट उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बहाने अगर वो हमें कुछ और हार्म पहुंचाए तो, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, हमारा सिक्योरिटी कंसर्न मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्टिमिस्टिक टोन में खैर आप आंसर को एंड कर सकते हो, बट एनीवेज यह एक मॉडल आंसर है जो कि हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में, दैट इंडिया नेपाल, यहाँ पे डायग्राम बिल्कुल बना देना दोस्तों, ठीक है, डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हेयर, ठीक है। इंडिया नेपाल दिखा देना कहाँ कहाँ है, ठीक है। जोग्राफिकली, हिस्ट्री, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हम लोग रिलेटेड है, जी हाँ एब्सोल्युटली। बट रिसेंट फेज में अगर देख लीजिएगा पोस्ट 2019 कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जो है बहुत ऑब्नॉक्शियस फेज से गुजर रही है ना। क्यों, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, बट ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ अभी तक का इंडिया नेपाल रिलेशंस अगर देख लीजिएगा वो क्या क्या है। देखो अनडाउटेडली देखो दोनों कंट्रीज जो है ना एक बड़ा बाउंड्री शेयर करती है। उत्तराखंड देख लीजिए इंडिया का, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम, ठीक है, उन सब का बॉर्डर जो है कहीं ना कहीं नेपाल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अनडाउटेडली इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के लिए नेपाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पर, ठीक है। नेपाल इनफैक्ट बफर स्टेट है इंडिया चाइना के बीच में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मतलब एक मेजर पोर्शन ऑफ रीजन जो है ना वो चाइना से हमें डायरेक्ट हमें चाइना को कन्फ्रंट नहीं करना पड़ता है, ये हमारे लिए अच्छा है, राइट। मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है वो नेपाल से ही ओरिजिन होती है जो कि इंडिया में घुसती है, ठीक है। सो इसलिए नेपाल के पास जो है ना बहुत बड़ा मेजर पावर है हाइड्रो पावर जनरेशन का। बोथ द नेशंस हैव शेयर्ड कल्चर एंड बुद्धिस्ट साइट्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द टू नेशंस। जी हाँ, दोनों स्टेट्स में बुद्धिस्ट जो साइट्स है वो स्प्रेड है। एरिया ऑफ कॉपरेशन क्या क्या हो सकता है, देखो एक है पॉलिटिकल एरिया ऑफ कॉपरेशन, वो क्या क्या है, देखो स्टेट विजिट्स होता है दोनों देशों के लीडर्स का दोनों कंट्रीज में, और ये होते रहना चाहिए। इससे क्या होता है बायलैटरल डायलॉग्स जो है वो भी ज़्यादा बढ़ेंगी और पीपल टू पीपल रिलेशंस भी बढ़ेंगी। इनफैक्ट पॉलिटिकल फ्रंट में अगर देख लीजिएगा तो इंडिया और नेपाल जो है एक साथ आती है सार्क में एज वेल एज बिम्स्टेक में भी एक साथ आती है, राइट। एनर्जी कॉपरेशन में अगर देख लीजिएगा तो पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया गया इन 1971 बिटवीन बोथ द कंट्रीज, और एग्रीमेंट ऑन इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन, इंटरकनेक्शन, ग्रिड कनेक्शन ये भी साइन किया गया। बट रिसेंटली अगर आपको पता होना चाहिए, अगर आप न्यूज़ में अपडेटेड हो तो आपको पता होना चाहिए दैट इंडिया ने श्रीलंका को बिल्कुल बोल दिया गया दैट आपके देश से अगर कोई प्रोजेक्ट है, अगर आपका फंडेड किया हुआ प्रोजेक्ट बट या फिर हमारा फंडेड किया हुआ प्रोजेक्ट अगर है, उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो तो अपन खरीदेंगे, बट कोई तीसरा कंट्री से हम लोग नहीं खरीदेंगे। मेन टारगेट है चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना भी जो है ना उनके हाइड्रो प्रोजेक्ट को बहुत ही ज़्यादा फंड कर रही है, क्योंकि वो सोच रही है अरे भाई इंडिया तो नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है, चलो भाई इंडिया ये भी खरीद लेगा, इससे चाइना के कंपनीज को फायदा हो जाएगा, राइट। बट हम लोगों ने क्लियरली बोल दिया भैया उस टाइप के इन्वेस्टमेंट जहाँ पे चाइना का हो रहा है वहाँ पे अपन नहीं करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंगल में अगर देख लीजिएगा इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल एंड नेपाल्स मेन इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इंडियाज फर्म्स आर लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन नेपाल। जी हाँ, दीज आर द फैक्ट्स। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब तो नहीं बताना चाहिए। डिफेंस सेक्टर में अगर देख लोगे हम लोग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्यकिरण कंडक्ट करते हैं क्या नहीं। इनफैक्ट इंडिया और नेपाल के बीच में वाइड रेंज ऑफ कॉपरेशन है डिफेंस सेक्टर में। इनफैक्ट हमारे डिफेंस सेक्टर में जो है ना कुछ गोरखा रेजिमेंट के भी लोग काम करते हैं जो कि डायरेक्टली नेपाल से रिक्रूट होते हैं। जी हाँ एब्सोल्युटली, इनफैक्ट उनको पेंशन भी मिलता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। अब सवाल होता है इश्यूज और चैलेंजेस क्या है। मेन चैलेंज है वो चाइना, क्योंकि चाइना जो है वो नेपाल को एक की पार्टनर मानता है इन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मैंने बोला ना इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है दैट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके अगर कल को इंडिया का सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो गया, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉर्डर डिस्प्यूट अगर देख लीजिएगा तो अगेन 2019 से पहले कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट क्या है ना दैट वहाँ की जो सरकार है वो
जिन उनका जो आइडियोलॉजी है और चाइना का आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब क्योंकि सेम आइडियोलॉजी है इसीलिए अब वो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नेपाल को, दैट प्लीज़ आप एक काम कीजिए, इंडिया के साथ आप बॉर्डर इशू स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, चाइना का तो बॉर्डर इशू है ही इंडिया के साथ, पाकिस्तान का बॉर्डर इशू है ही, अब नेपाल का भी पनप जाएगा, ठीक है। इससे जो दुनिया ऐसा सोचेगी दैट शायद इंडिया ही कल्प्रिट है। समझ रहे हो बात, ये चीज़ है। बॉर्डर डिस्प्यूट अगर देख लीजिएगा, द इशू एरप्टेड इन 2019 जब नेपाल ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप इशू किया, जहां पर उन्होंने काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को अपना टेरिटरी बता रहा है, बल्कि वो उत्तराखंड का टेरिटरी है, ठीक है। तो ये इश्यूज कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। बट सवाल ये होता है दैट क्वेश्चन को एंड करेंगे तो ऑफकोर्स एक ऑप्टिमिस्टिक टोन में हमें करना पड़ेगा, जिस जैसे यहाँ पे आप ऐसे देखो, ये अगेन आपका अपना भी हो सकता है, डू राइट योरसेल्फ एज वेल। Keeping in mind the friendly relations and shared culture, India and Nepal will have to think out of the box to resolve the issue pragmatically, and both the nations have the potential to make this continent free from territorial conflicts and set an example of peaceful coexistence। ठीक है, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक हमारा एक मॉडल आंसर आपको प्रेजेंट किया गया है, बट इफ यू हैव योर ओन मॉडल आंसर देन यू कैन प्रेजेंट दैट एज वेल। वी विल बी हैप्पी टू रीड इट इन द कमेंट सेक्शन। एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।